साथियों नमस्कार। आज जो ये मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसमें हम आज चर्चा करेंगे लॉर्ड कर्जन के विषय में। लॉर्ड कर्जन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और लॉर्ड कर्जन से संबंधित एक क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में अवश्य पूछा जाता है। इसलिए लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो भी कार्य घटित हुए, जो भी घटनाएं घटित हुई उनको अच्छी तरह से आप अगर एक लेक्चर के माध्यम से एनालिसिस कर लेंगे तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे वो नेट का परीक्षा हो, चाहे वो आईएएस, चाहे वो पीसीएस, किसी भी स्तर की वो परीक्षा हो। यहाँ मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो जॉर्ज कर्जन थे, इनका जो पूरा नाम था वो जॉर्ज नेथानियल कर्जन था। इन्हें गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को गोपाल कृष्ण गोखले औरंगजेब की संज्ञा इनको देते हैं, यानी लॉर्ड कर्जन के लिए उन्होंने औरंगजेब कहा है। दूसरा मैं एक बात और बता दूं कि लॉर्ड कर्जन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके समय में रेलों का विस्तार सबसे अधिक हुआ था। उन्होंने रेलवे लाइन बहुत बिछवाई थी। डलहौजी के टाइम में ये रेलवे हमारे यहाँ स्टार्ट हुई थी, लेकिन कर्जन के समय में उसका विस्तारीकरण हुआ था। इसलिए भी इनका नाम इसमें इतिहास में माना जाता है। एक और इन्होंने कार्य किया था कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 1902 में फ्रेजर आयोग बनाया था। फ्रेजर आयोग के अंतर्गत इन्होंने पुलिस सुधार किया था। पुलिस सुधार के अंतर्गत इन्होंने कुछ थानों का निर्माण कराया और कुछ पुलिस थानों की अतिरिक्त व्यवस्था कराई, पुलिस लाइनें बनवाई और कुछ अमेंडमेंट भी इन्होंने कुछ धाराओं में कराई थी। ये इन्होंने कुछ पुलिस व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था की, क्योंकि सीआरपीसी हमारी 1861 में तैयार की गई थी। लेकिन आज वर्तमान सरकार ने तो इसको भी बदल के बीएनएस कर दिया है और अब ये पुरानी जो धाराएं हैं वो सभी हटा दी गई हैं। उनके स्थान पर अब बीएनएस नई धाराएं आ गई हैं, जिससे कि आज के वकीलों को और आज के पुलिस दरोगाओं को बड़ी दिक्कत आ रही है। उन्हें पुरानी धाराओं का ज्ञान था, अब उन्हें नई धारा देखनी पड़ती है। नई धारा के अंतर्गत केस दायर करना पड़ता है। वकीलों को नई धारा के अंतर्गत केस लड़ना पड़ता है। वो पुरानी धाराओं को याद रखें या नई को याद रखें, तो उनके सामने भी दिक्कत है। जजों के सामने दिक्कत है। पुरानी सीआरपीसी को देखें, नई सीआरपीसी को देखें, तो ये थोड़ा सा उनके सामने अड़चने हैं। इसके बाद जो जबकि ये काम हमारा जब होना चाहिए था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। अब आप देख लो कि हमारे यहाँ संविधान कैसा बना है। अब आप ही को तय करनी है ये बातें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हम कैसे संविधान में थोप दिए गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें प्रत्येक धारा, प्रत्येक अनुच्छेद अपना नए सिरे से तैयार करके उसमें रखना था, वो भी हमारे देश की व्यवस्था के अनुसार। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारे देश की व्यवस्था ना तो उस समय अच्छी थी और हमारे देश की व्यवस्था ना आज ही अच्छी है। आज भी हमारा देश जातिवाद में डूबा हुआ है। आप ये देखिए कि बच्चे परेशान हैं। बच्चे एग्ज़ाम तैयारी करें वो अपना संगठन तैयार करके वहाँ आयोग कार्यालय पर धरना दें। आयोग कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। यहाँ देश में सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है और ये थोप दिया गया। यहाँ लोगों को अभी ज्ञान ही नहीं है। लोगों को यहाँ 150 करोड़ का देश है, ये 150 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, लेकिन 150 करोड़ लोगों में मैं समझता हूँ कि 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें वोट डालने का भी अभी ढंग मालूम नहीं है कि हमें वोट क्यों दी जाती है, कैसे दी जानी चाहिए हमें वोट। मेरी बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। हमारे यहाँ जिस दिन हमारे भारत का नागरिक भारत के नागरिक के रूप में कार्य करना सीख जाएगा, उस दिन इस देश की व्यवस्था अच्छी होगी। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
कि जिस दिन भारत का व्यक्ति भारत के नागरिक की भांति वोट डालने सीख जाएगा, उस दिन ये भारत का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन अभी यहाँ वोट कैसे दी जा रही हैं? कोई जातिवाद में वोट दे रहा है, कोई धर्मवाद में वोट दे रहा है। तो ये जो हमारा वोट देने का नज़रिया है, ये हमारा लोकतंत्र की व्यवस्था जो हमारी अच्छी होनी चाहिए वो नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा दोष है और इसी दोष के कारण हम इस गलत व्यवस्था से गुजर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं साथियों कि जितना नुकसान 190 वर्ष में इन अंग्रेज़ों के द्वारा नहीं हुआ देश का, जितना नुकसान तुमने आज़ादी से और अब तक 75 वर्षों में उठा लिया, और उसका कारण केवल यही है कि हमने वोट सही नहीं दी। हमें वोट देने का ज्ञान नहीं है। हम उनको मालिक बना देते हैं जो खुद अपने आप में चोर है। तो जब हम उनको खुद मालिक बना देंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे देश में गलत कार्य करके व्यक्ति नेता बन जाता है, वो रखा देगा आपको? वो तो अपना काम करेगा। और यहाँ जाति के लहर में वोट देते हैं लोग। वो देख लेगा कि आयोग क्या कर रहा है, परीक्षाएं कैसे होंगी, पेपर कैसे बनेंगे। ये दिक्कत है इस देश में। तो मुझे अपने टॉपिक पर ही रहना चाहिए। मेरा इतिहास का टॉपिक है तो मैं इतिहास ही पढ़ाऊँगा आपको। ये तो फिर आप लोग भी फिर ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स में घुस गए, तो वो मिशन मेरा अलग है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने जो अपने कार्यकाल में, जो इनका कार्यकाल था वो 1899 से 1905 तक था, और 1905 तक ये रहे थे। 1905 के बाद इन्होंने सबसे पहले फ्रेजर आयोग 1902 में पुलिस सुधार किया। फ्रेजर एक एंड्रयू फ्रेजर एक नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर इसका नाम फ्रेजर आयोग पड़ा क्योंकि वो इसके अध्यक्ष थे। पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। पुलिस आयोग के अध्यक्ष फ्रेजर एंड्रयू फ्रेजर रखे गए। तो आयोग ने पुलिस बल संख्या बढ़ाने, अधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पर्याप्त वेतन, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की सिफारिश की, और 1903 में फिर CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की भी व्यवस्था की गई पुलिस सुधार में। तो ये कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुए थे। अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। अकाल आयोग 1899 में ही सबसे पहले कर्जन के समय में ही बनाया गया, क्योंकि प्लेग की महामारी यहाँ चली थी बहुत भयंकर, उस कारण बहुत लोग मारे गए और अकाल आयोग का जो है गठन किया गया। कृषि संबंधी सुधार भी इनके जो है कार्यकाल में किए गए। कृषि संबंधी सुधारों में सहकारी उधार समिति की व्यवस्था की गई, और 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसकी स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही की गई थी। पूसा जिसे हम कहते हैं कृषि अनुसंधान, आज भी चल रहा हो। उसके बाद शिक्षा में सुधार करते हुए इन्होंने एक सम्मेलन शिक्षाविदों का शिमला में रखवाया। वहाँ पर सभी शिक्षाविद वहाँ इकट्ठा हुए और 1901 में ये सम्मेलन चला था। फिर 1902 में इन्होंने टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, और विश्वविद्यालय शिक्षा को एक गति देने के लिए इन्होंने कार्य किए। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही विश्वविद्यालय जो गति मिली वो इनके समय में ही मिली। 1904 में ही उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय कानून बनाया और सरकारी नियंत्रण विश्वविद्यालयों पर बढ़ा दिया गया इस कानून के अंतर्गत, और इन्हीं के द्वारा इसी समय टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित होकर कार्य करने लगा, जिससे विश्वविद्यालयों को अपना कार्य करने में गति मिली।
उससे पहले यहाँ जो डिग्री विश्वविद्यालय थे उनको गति नहीं थी, वो चल रहे थे लेकिन गति नहीं थी। इसके बाद इन्होंने विदेश नीति के अंतर्गत जो कबायली क्षेत्र था, अफगानिस्तान था, फारस था, तिब्बत था, उन्होंने बड़ी चतुराई से वहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ावा दिया। एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य क्षेत्र को वहाँ पर बढ़ाया इन सब स्थानों में, यहाँ तक कि इन्होंने रूस, तुर्की और जर्मनी को भी अपना प्रभाव बढ़ाने से इन्होंने रोक दिया। और दलाई लामा जो कि यंग हस्बैंड के साथ ल्हासा में उस समय थे, उनके साथ इन्होंने संधि की उसी समय 1904 में अपने कार्यकाल में। तो विदेश कार्य कुछ इस तरह से ये जो मैंने बतलाए, इन्हीं के टाइम में 1903 में फिर द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट एवं साम्राज्ञी घोषित किया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन यहाँ पर करा के, और लॉर्ड कर्जन ने ही प्राचीन स्मारक प्रतिरक्षण अधिनियम पारित किया। सर जॉन मार्शल को जो पुरातत्व विभाग का यहाँ निदेशक बनाया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बनाया गया था। ये शुभ कार्य भी लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। सर जॉन मार्शल का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के बाद जब पुरातत्व विभाग की यहाँ पर स्थापना हो गई, तो फिर पुरातत्वविदों के द्वारा मिलकर जो कार्य पुरातत्वविद से संबंधित थे वो कार्य यहाँ किए गए। और इसी आयोग की देन है कि जब ये आयोग बन गया तो फिर 1921 में दयाराम साहनी आए, और फिर दयाराम साहनी के नेतृत्व में सबसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई कराई गई, और फिर उसमें दयाराम साहनी के साथ राखलदास बनर्जी, तब वो 1921-22 दोनों स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं। और फिर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई। अगर ये पुरातत्व विभाग काम नहीं करता तो ये काम पीछे रह जाते। तो इस तरह से बड़े ये महत्वपूर्ण कार्य लॉर्ड कर्जन के टाइम में किए गए थे। इसलिए लॉर्ड कर्जन हमारे यहाँ कुछ कार्यों के लिए जाना जाता है। हालांकि एक दूसरा कारण लॉर्ड कर्जन के लिए ये भी था कि बंगाल विभाजन भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, और बंगाल विभाजन इन्होंने ये कहा कि हम व्यवस्था की दृष्टि से इसको काट रहे हैं, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से नहीं उसे बनाया गया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो उन्होंने बंगाल के टुकड़े किए थे वो व्यवस्था की दृष्टि से नहीं किए थे। उन्होंने केवल राष्ट्रवादी विचारधारा को गति रोकने के लिए, गति अवरोध करने के लिए उसके पाठ किए गए थे। क्यों? क्योंकि बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से राष्ट्रवादी विचारधारा पूरे देश में प्रसारित हो रही थी। देश आज़ादी के लिए जो एक लक्षण दिखाई देने लगे थे वो बंगाल से शुरुआत हो गई थी, क्योंकि बंगाल एक ऐसी भूमि रही है जहाँ पर विवेकानंद जैसे लोग पैदा हुए हैं, और विवेकानंद की वो कर्म भूमि रही है। विवेकानंद वहाँ पर रहते थे, कलकत्ता जो बेलूर मठ है। और फिर और भी बहुत से जो समाज सुधार के कार्य हैं वो बंगाल में हुए हैं। बंगाल की भूमि में ऐसे लोग हुए हैं, राजा राम मोहन राय हों, और चाहे आपके और भी बहुत से लोग हैं। तो उनको मैं बताने लग जाऊंगा इतिहास में तो फिर अलग टॉपिक बन जाएगा। बहरहाल जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी उसको अवरोध करने के लिए बंगाल के टुकड़े किए गए थे। ये मुख्य बात है, प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, अपितु राष्ट्रीय विचारधारा को रोकने के लिए उसके टुकड़े किए गए थे। तो ये कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो जो 1905 में ही इनको चार्ज मिल गया था, और ये 10 तक रहे थे लॉर्ड मिंटो। और इनके टाइम में मिंटो
मिंटो जो अधिनियम है वो 1909 का पारित हुआ था और 1906 में इनके समय में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी ढाका में। और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ये केवल इसीलिए हुई थी ताकि यहाँ एक विचारधारा दूसरी उत्पन्न की जाए, जिससे कि दोनों विचारधाराएं अलग अलग बढ़ेंगी और फिर ये एक विरोध का मामला बनेगा और फिर हम आराम से उस पर शासन करेंगे। एक तरह से पाकिस्तान का जो उदय था वो 1906 में ही स्थापित कर दिया गया था, ये बात कही जा सकती है। तो 1906 में मुस्लिम लीग इस तरह से करी गई कि भाई जब ये लोग कांग्रेस पार्टी बनाकर 1850 में कांग्रेस का गठन कर दिया गया था, तो उसके 21 वर्ष बाद 1906 में फिर मुस्लिम लीग स्थापित कर दी गई थी ढाका में, यानी कि बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में, उस समय का बंगाल। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में ही स्वराज्य लक्ष्य घोषित किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही स्वराज्य, और कलकत्ता अधिवेशन में 1906 स्वराज के बाद 1906 में आगा खां के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग बना दी गई। सलीमुल्लाह खां, आगा खां ये सब साथ ही थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए, कांग्रेस का विभाजन हो गया। वो भी कार्य 1907 में किया गया। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया और अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किया गया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में राजद्रोह के अपराध में सजा देकर मांडले कारागार भेज दिया गया। तो ये कार्य 1908 में मिंटो के टाइम में ही हुआ था। इसके बाद थोड़ी सी दो एक बात हार्डिंग के समय की और भी हैं। हार्डिंग का जो कार्यकाल है वो 1910 से 16 तक रहा था। हालांकि हार्डिंग के समय में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, तो लेकिन मुख्य रूप से 4-6 कार्य हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ। हार्डिंग के समय में 1911 में दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गई, वो दिल्ली ट्रांसफ़र हुई राजधानी कलकत्ता से। और दूसरा जो 1912 में हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था, रास बिहारी बोस कैलकाटा चले गए, जापान चले गए, और जो बाल मुकुंद उस केस में पकड़े गए उन्हें फांसी दे दी गई। 1915 में गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ और 1915 में ही मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया। 1914 को विश्व युद्ध हुआ और 1913 में लाला हरदयाल द्वारा पार्टी अपनी जो एक बनाई गई। हार्डिंग के द्वारा ही विश्वविद्यालय जो BHU था 1916 में, उनको कुलाधिपति बनाया गया। और 1914-15 में ही कुछ कार्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इन्हीं के समय में स्वराज के लिए किया गया। तो ये कुछ कार्य थे जो शॉर्ट में मैंने बतला दिए। हालांकि इसकी एक अलग दूसरी वीडियो में जारी करूँगा। तो ये कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो यहाँ तक हुए। अब आगे जो गवर्नर वायसराय हैं उनके टाइम में जो भी कार्य हुए हैं वो थोड़ा विस्तारीकरण रूप में वीडियो उनकी आएंगी, क्योंकि उनके द्वारा जन आंदोलन बहुत ज़्यादा व्याप्त हुआ है। व्याप्त कैसे हुआ है? क्योंकि ऐसे योग आंदोलन हुआ। आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया, उसी समय रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट कोई काला कानून कहा जाता है, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील वाला कानून, काला कानून। तो इस तरह से फिर उसके बाद में खिलाफत आंदोलन, गांधी जी की एंट्री, गांधी जी ने किस तरह से एंट्री की,
खेड़ा आंदोलन कैसे किया, चंपारण आंदोलन में वो किसके साथ गए, किसके बुलावे पर गए। राजकुमार जी ने वहाँ बुलाया, उनके साथ राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो ये जो कार्य हैं ये विस्तारीकरण से बताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपका काकोरी कांड आ गया, आपका श्रद्धानंद जी की गोली मारकर हत्या 1926 में की गई, आपकी सैंडर्स उसकी लाला लाजपत राय की हत्या हुई, नेहरू रिपोर्ट 1928, साइमन कमीशन आए, फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलनों की मैं अलग से एक वीडियो जारी करूँगा। गांधी जी कैसे कैसे गए। गांधी जी ने केवल एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन जब वहाँ मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जातिवाद का बाण छोड़ दिया, अलग से व्यवस्था करवा दी कि भाई इनकी जो SC जाति के लोग हैं इनका अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने एक यहाँ नया षड्यंत्र रच दिया, जिसको रोकने के लिए फिर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ। तो फिर आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये विस्तारीकरण वाली वीडियो में आ जाएंगे। जब मैं वीडियो विस्तार वाली वीडियो बनाऊंगा उनमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो देश आज़ादी तक तो ये सब अब यहीं तक इतना ही। इन लेक्चरों को आप सुनें, बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि बच्चों को इन सब लेक्चर का अधिक से अधिक वो फ़ायदा उठाएं। लेक्चर को सुनकर वे जब स्टडी करेंगे इतिहास की तो इतिहास को समझने में उन्हें परेशानी नहीं होगी और वे उसका उपयोग करके परीक्षा में एक लाभ ले सकते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।